Hello students, how are you? Today we will start the next topic after finishing the previous topic. Now I think you must be remember what we have read in the second video. The topic was the growing middle class. कैसे उभर करके आई, मध्य वर्ग के लोग कैसे आए, कैसे बात एक जगह से दूसरी जगह पर फैली, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉफ़ी हाउसेस हैं, सैलून्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात किया था फिलोसोफर्स की, जो उस समय के 3 मेजर फिलोसोफर्स थे, जिसमें मैंने आपको बताया था जॉन लॉक, जीन जैक रसियो एंड मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना। इन तीनों ने बुक्स भी लिखी है, उसका भी जिक्र मैंने आपसे किया था। जैसे कि जॉन लॉक ने जो बुक लिखी थी उनका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जीन जैक रेसियो ने जो बुक लिखी थी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और मॉन्टेस्क्यू ने जो बुक लिखी थी वो थी द स्पिरिट ऑफ लॉस। यहाँ पर बेटा एक चीज़ जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और कई बार आता भी है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको उसको दूंगा ज़रूर, लेकिन उसके बारे में आपको मैं बता दूं। वो पॉइंट है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। अब बेटा ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है क्या? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आप इसमें लगा दूंगा। पहला तो पॉइंट ये है कि दैट मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। मनुष्य हमेशा फ्री रहना चाहता है, समान रहना चाहता है, एक जैसे अधिकार होने चाहिए। नंबर 2 इज द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। दीज आर कौन कौन से वो राइट्स? लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, ठीक है ना। थर्ड है द सोर्सेज ऑफ ऑल सोवरिटी रिसाइड्स इन द नेशन। संप्रभुता, सोवरिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। नो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स मे क्रिटिसाइज मे एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। अगला पॉइंट है बेटा लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हानि पहुंचा दो, ना, बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या बोला आपको? लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। आप करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन उससे किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है द लॉस हैज़ द राइट the law has the right to forbid only actions that are injurious to society, ठीक है ना। नेक्स्ट है नो मैन मे बी accused, arrested or detained except in cases determined by the law। कानून के द्वारा अगर किसी को अपराधी घोषित नहीं किया गया है तब तक कोई भी उस पर विचार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नो मैन कैन मे बी एक्यूज्ड, कोई भी एक्यूज नहीं है, अरेस्ट नहीं हो सकता, डिटेन नहीं हो सकता अगर लॉ ने नहीं कहा है, ठीक है ना। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। कोई भी बोल सकता है, बोलने की आज़ादी है, लिख सकता है, छपवा सकता है। ही मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर मीन्स। किसी भी चीज़ का भार एक उसमें नहीं पड़ना चाहिए। आपको शुरू के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था
जितने भी टैक्सेस थे वो थर्ड ग्रुप पे करता था, सारा का सारा भार थर्ड ग्रुप में था। जिसको मैं ग्रुप बोल रहा हूँ वो स्टेट्स हैं, थर्ड स्टेट्स में था। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट मज़े लेती थी, थर्ड स्टेट पर सारा भार था, ठीक है ना। थर्ड स्टेट पर कौन कौन लोग आए थे बेटा? बिजनेसमैन थे, प्रोफेसर्स थे, लॉयर्स थे, आर्टिजन्स थे, फार्मर्स थे, और भी कई सारे लोग थे, कॉमन पीपल्स जिसको हम कहते हैं, तो वो सभी लोग थे, ठीक है ना। तो इसके बाद बेटा जो अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक है हमारा दैट फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। उसने मोनार्ची जो थी, जो पीढ़ी दर जो पीढ़ी जो प्रथा चली आ रही थी, उसको एबॉलिश किया और वो रिपब्लिक बना, ठीक है ना। अब इसमें मैंने लिखा आपके लिए ऑल द अबव डिस्कस्ड कॉजेज लेड टू द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जितने भी कॉजेज हमने शुरू में पढ़े, जितने भी कॉजेज हमने शुरू में पढ़े, अब आपको मालूम है आपने क्या क्या कॉजेज पढ़े थे? आपने क्या क्या कॉजेज पढ़े थे शुरू में? वो तो आपको पता ही होगा, ठीक ना। सोशल कॉज है, पॉलिटिकल कॉज है, ठीक है, वो सब आपने देखे होंगे। अब जो हम लोग करेंगे उसमें है पहला 5 मई 1789। 5 मई 1789 क्या था ये? On this day, Louis XVI called an assembly of state generals to pass proposals for new taxes. जो राजा था ना लुइस 16, उसने एक असेंबली बुलाई स्टेट जनरल्स की ताकि वो पास करा सके प्रपोजल्स को नए टैक्सेस के ऊपर, नए टैक्सेस के ऊपर वो उसको पास करा सके। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आया? और वो सब लोग कहाँ पे इकट्ठे हुए? हॉल में, वर्सिलीज में, ठीक है ना। वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स ऑफ द 3 स्टेट्स, ठीक है ना। अगला है द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। पहला और जो दूसरा जो स्टेट था, जो ग्रुप था, जिसमें हमने बात किया था शुरू में क्लर्जी एंड नोबिलिटी की, उनके टोटल 300 मेंबर्स थे। और वो जो 300 जो मेंबर आए थे वो आमने सामने बैठे थे, बीच में थोड़ा सा हिस्सा खाली था, इधर राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में, फ्रंट फेसिंग करके, आपस में एक दूसरी की तरफ फेस करके वो लोग बैठे थे, ठीक है ना, एक रो में। ईच हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर। और जो थर्ड ग्रुप था, वाइल 600, थर्ड ग्रुप से कितने लोग आए? 600। कितने लोग आए? 600। While 600 prosperous and educated members of the third state had to stand at the back. तो यहां पर जो लोग आए थे, पहला और दूसरे ग्रुप के तो लोग बैठ गए आमने सामने करके, लेकिन जो थर्ड जो ग्रुप था, जो थर्ड स्टेट था, वो उनको खड़े होने को कहा गया पीछे की तरफ। वो पीछे खड़े हो गए, जिनमें कई सारे लोग प्रॉस्पेरस थे, संपन्न लोग थे, पढ़े लिखे लोग भी थे। अगला पॉइंट मैंने लिखा बेटा, पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जितने भी पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, वुमेन्स थी, उनको अंदर आना मना कर दिया गया था। हाउएवर देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड वर लिस्टेड इन अबाउट 40,000 लेटर्स। अब ध्यान से सुनो, जो लोग नहीं आ पाए उन लोगों ने अपनी डिमांड, अपनी जरूरतें सारी की लिस्ट बनाई, और वो टोटल जो लेटर्स जो इकट्ठे हुए उनके पास वो थे 40,000। कितने इकट्ठे हुए? 40,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा? वोटिंग इन द स्टेट जनरल वॉज कंडक्टेड ऑन द बेसिस दैट ईच स्टेट हैज 1 वोट। अब वहां पर क्या बात रखी गई? हर एक का एक वोट होगा, हर एक का एक वोट होगा। वोटिंग इन स्टेट जनरल वॉज कंडक्टेड ऑन द बेसिस that each state has 1 vote each, but the third state demanded 1 vote for 1 member, 1 vote for each member। थर्ड स्टेट की डिमांड क्या थी?
हर मेंबर के लिए एक वोट होना चाहिए, हर मेंबर के लिए एक वोट होना चाहिए, है ना। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय रोसेयो। इस बात को किसने रखा, इस सिद्धांत को किसने रखा, रोसेयो ने। इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक, जो बुक लिखी थी ना उसने, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस पर इस बात का जिक्र किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, एज द किंग रिजेक्टेड दिस प्रोपोजल, एज द किंग रिजेक्टेड दिस प्रोपोजल, किंग ने, जो राजा था, उसने इनके प्रोपोजल को रिजेक्ट कर दिया, उसने इनके प्रोपोजल को रिजेक्ट कर दिया। द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, और जितने भी लोग आए थे थर्ड स्टेट के, वो वहां से चले गए और वो प्रोटेस्ट करने लगे। क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा, हाँ। अब जो नेक्स्ट जो मैंने इसका पॉइंट बनाया रिवॉल्यूशन का, कि रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, क्योंकि नाम ही आपका है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दूसरा जो मैंने लिखा है 20 जून 1789, 20 जून 1789। अब ध्यान से देखना बेटा, डेट्स, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने डेट क्या डाल रखी है, 20 जून 1789। यहां पर मैंने पहला पॉइंट बनाया है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन एन आउटडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइलिस, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो सबके सब कहां पर इकट्ठे हुए, टेनिस कोर्ट पर, इंडोर टेनिस कोर्ट पर इकट्ठे हुए, ठीक है ना। और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया नेशनल असेंबली के रूप में। किसके रूप में किया, नेशनल असेंबली के रूप में। नंबर 2, दे डिसाइडेड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, उन्होंने डिसाइड कर लिया अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे फ्रांस के लिए। दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च, जो कि उनकी पावर्स को लिमिट कर दे, बांध दे, ठीक है ना। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड अबेसीस, उनको कौन नेतृत्व कर रहा था उनका, मिराबियो एंड अबेसीस। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं पहले, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, याद है आपको, आपको मैंने इससे पहले इसका इनका जिक्र किया था, मिराबियो का भी किया था और अबेसीस का भी किया था, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, हल्का सा किया, लेकिन अब आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिराबियो जो था बेटा, वो एक नोबल फैमिली को बिलोंग करता था। किसको बिलोंग करता था, नोबल फैमिली को बिलोंग करता था, ठीक है ना। मैंने यहां पर लिखा है मिराबियो बॉर्न इन अ नोबल फैमिली, ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड इन वर्साइलिस, भाषण देता था वर्साइलिस में, भीड़ में, वर्साइलिस की जो भीड़ थी उनको पावरफुल स्पीचेस दिया करता था, ठीक है ना। Abbasis wrote an influential pamphlet which stated what is the third state. Abbasis जो था वो पम्फलेट के द्वारा ये कहता था ये थर्ड स्टेट है क्या, ये थर्ड स्टेट है क्या। नहीं बात समझ आया बेटा, इस बात को वो लोग किसके द्वारा माध्यम से बताते थे, पम्फलेट के माध्यम से। पम्फलेट जानते हो किसे कहते हैं, छोटे छोटे जो आपने देखा होगा अखबारों के बीच में निकलते हैं पम्फलेट्स, उनके माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, मीनवाइल द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीज्ड विद टर्मोइल बिकॉज ऑफ द बिलो मेंशन रीजन। इसमें मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं। अ सीवियर विंटर रिजल्टेड इन द बैड हार्वेस्ट, इतना तगड़ा ठंड पड़ी, इतनी तगड़ी ठंड पड़ी कि वहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन था वो सब बर्बाद हो गया, खराब हो गया।
और उनके ख़राब होने की वजह से वहाँ पर जो ब्रेड की प्राइसेस थी वो राइज कर गई, बढ़ने लगी। ठीक ना। दूसरा पॉइंट क्या बनाया मैंने, बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। जितने भी बेकर्स थे उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, उन लोगों ने सामान को जमा करना शुरू कर दिया, होर्डिंग शुरू कर दी। क्या करनी शुरू कर दी, होर्डिंग्स करनी शुरू कर दी। अब जो अगला जो मैंने जो पॉइंट आपके लिए बनाया है, जो थर्ड पॉइंट है वो है 14 जुलाई 1789। कौन सा पॉइंट है बेटा, 14 जुलाई 1789। ठीक है ना। यहाँ पर अब देखो जरा ध्यान से, तीसरा हेडिंग मैंने बनाया, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। ठीक है ना। तो आफ्टर स्पेंडिंग हावर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। भैया जब प्राइस राइज हो गए, खाने को कुछ नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, लोग क्या करें, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था वो लोग वहाँ जाते थे, और भीड़ इतनी थी कि लंबी लाइन लग जाया करती थी। क्या लग जाया करती थी, लंबी लाइंस लग जाती थी, क्यू, लंबी लंबी क्यूज में खड़ा होना पड़ता था, और इनसे उनको गुस्सा आता था वुमेन्स को, और वो धक्का मुक्की करना या उन पर अटैक करना ये काम कर दिया करते थे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। वो समय में, उसी समय में जो वहाँ का जो राजा था उसने अपने ट्रूप्स को वहाँ पर जाने का आदेश दे दिया, जाने का आदेश दे दिया। नंबर 3, द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिली। जितनी भी क्राउड्स थी, भीड़ जो थी गुस्से में थी, उन्होंने जो बेस्टिली था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। They looted hoarded grains and burnt down documents having recorded records of the manorial dues. उन लोगों ने क्या किया, जितने भी उन्होंने जमा कर रखा था, जितना भी उन्होंने ग्रेन्स को जो होर्ड कर रखा था उनको जला दिया। जो डॉक्यूमेंट्स थे मैनुअल ड्यूज़ के, मैनुअल ड्यूज़ का मतलब क्या है, जो लैंड के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जला दिया, उनको जला दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है, द नोबल फ्लेड टू द नेबरिंग कंट्रीज टू सेव देयर लाइव्स। जितने भी नोबल्स थे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे एरियाज में चले गए, दूसरी कंट्रीज में चले गए। नेक्स्ट क्या है, रूमर्स स्प्रेड इन द कंट्री साइड दैट द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ द मैनर वुड डेंड बैंड्स। ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो। एक रूमर फैला था, एक रूमर फैला था, अफवाह कंट्री साइड में। क्या था, दैट द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ द मैनर वुड सेंड बैंड्स ऑफ द ब्रिगेंड टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। एक झुंड भेजेंगे वो, और वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। द पीजेंट्स वर कॉट इन फियर। सबको डर लगने लगा, सबको डर लगने लगा। दस दे अटैक द रेजिडेंस ऑफ द लैंडलॉर्ड। और इसी डर की वजह से उन लोगों ने जमींदारों के यहाँ जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके रेजिडेंस पर अटैक कर दिया, उनके रेजिडेंस पर अटैक कर दिया। अब बेटा यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट में वर्ड लिखा है चैटियोक्स। क्या वर्ड लिखा है, चैटियोक्स। चैटियोक्स का मतलब क्या होता है, कासल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबल मैन, जिनमें बड़े बड़े लोग रहते थे, या तो राजा या नोबल्स, मंत्री उंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लुईस 16 फाइनली गेव रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। अब ये सब कुछ तो हो रहा था,
राजा को भी थोड़ा सा भय तो था। लास्ट में उसने क्या किया, मान्यता दे दी नेशनल असेंबली को, एक्सेप्टिंग दैट फ्रॉम नाउ ऑन हिज पावर वुड बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद से उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो संविधान के द्वारा चेक की जाएंगी, संविधान के द्वारा चेक की जाएंगी। एक लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है 14 अगस्त 1789, 14 अगस्त 1789। अब देखो बेटा, ये लास्ट है, ये लास्ट है। अब इसको ध्यान से देखो। द असेंबली पास अ डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। असेंबली ने पास कर दिया जितने भी सामंतवादी जो प्रथा चली आ रही थी, फ्यूडल सिस्टम, जो टैक्सेस लगते थे, उनको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्या लिखा मैंने, द मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जितने भी मेंबर्स थे उनको जबरदस्ती ये कहा गया आप अपने प्रिविलेजेस छोड़ दें। प्रिविलेजेस का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं ना भाई, जो राजा के घर में पैदा हुआ है बचपन से उसको सारी सहूलियतें मिलेंगी, और गरीब के घर में जो पैदा हुआ है उसको बचपन से कोई सारी सहूलियत नहीं मिलती, उसको खुद अपना नाम कमाना होता है, खुद अपना नाम कमाना होता है ना। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, मंत्री का बेटा ऊंची पोस्ट पे जाएगा, ठीक है ना। हर जगह उन लोगों को प्रेफरेंस मिलती थी। तो इन चीज़ों को रोक दिया जाए, इन चीज़ों को रोक दिया जाए। टिथे वर एबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, द गवर्नमेंट वॉज एबल टू एक्वायर assets worth at least 2 बिलियन लीवर्स। गवर्नमेंट ने कितना वो निकाला है, 2 बिलियन लीवर्स, 2 बिलियन लीवर्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा। हाँ, जो भी उनका वो था सामान, उसके उससे जो पैसा आया वो कितना आया, 2 बिलियन लीवर्स। ठीक है। अब जो हम लोग अगला जो बात करेंगे बेटा, उसमें हम लोग बात करते हैं फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट इन बेस्टिली। ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट इन बेस्टिली। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई वो तो नहीं है। हाँ, आपको समझ में आ गया ना। मैंने लास्ट वाले वर्ड में यूज़ किया था टिथे, आपने सुना ना, मैंने लास्ट वाले उसमें ये यूज़ किया था टिथे। ठीक है, तो टिथे का मैंने आपको पहले मतलब बता चुका हूँ, और शायद नहीं बताया तो मैं फिर से बता देता हूँ। A tax levied by the church comprising 1/10 of the agricultural produce। जितना भी प्रोडक्शन है उसका 1/10वां हिस्सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का उनको देना होता था। ठीक है। टैली कैसे कहते थे, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट्स, उसको हम टैली कहते हैं। ठीक है ना। और लीवर का जो मतलब होता है LIVRE, 2 बिलियन लीवर्स, जो मैंने आपको बताया था लास्ट में, वो वहाँ की करेंसी है फ्रांस की, जो कि 1794 के बाद डिसकंटिन्यू हुई, 1794 के बाद डिसकंटिन्यू हो गई। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। यहां पर जो मैं बात करूंगा, दैट द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791।
कब पूरा किया था उन्होंने? 1791, ठीक है ना। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज लिमिट टू द पावर ऑफ द मोनार्च। उसका मेन काम क्या था? उनकी पावर्स को लिमिट करना। मैंने यहाँ पर लिखा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर कंटेन्ड इन द ड्राफ्ट। अब कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए थे वो देखिए। द पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर्स को 3 हिस्सों में बांट दिया, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में, ठीक है। एक के हाथ में नहीं रखी थी, एक के हाथ में नहीं थी। पहले क्या थी? एक के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में हुआ करती थी। लेकिन अब पावर्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, पावर्स को डिवाइड कर दिया। दूसरा है फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। द सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज एन असेंबली। द सिस्टम वर्क इन द फॉलोइंग मैनर। मैंने डायग्राम बनाया है, वो देखिए। जुडिशरी बनाई मैंने ऊपर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव दिखाया मैंने आपको, फिर लेजिस्लेचर दिखाया। जुडिशरी में जज है, एग्जीक्यूटिव किंग और लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली, जिसमें 745 मेंबर्स हैं, जिसमें 745 मेंबर्स हैं जो कंट्रोल करते किंग को, ठीक है ना। इलेक्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वोट डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो है एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स की। वो क्या बात समझने वाली है? एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। आपकी बुक में ये डायग्राम बन रहा है, आप उसको देख सकते हैं। एक्टिव सिटीजन का मतलब है जो जागरूक हैं, ठीक है ना। तो जो एक्टिव सिटीजन्स थे, उसके आगे मैंने लिखा है इंटाइटल टू वोट अबाउट 4 मिलियंस ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियंस। जबकि पैसिव सिटीजन्स जो थे उनको कोई राइट्स नहीं था, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं था। अबाउट 3 मिलियन मैंस, वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड यूथ बिलो 25। इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था, इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है ना। ना मैंने यहां पर लिखा है ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरस वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड देयर बाई वेयर गिवन द राइट टू वोट। भैया 25 साल से ऊपर के लोग जो 3 दिन की दिहाड़ी की जो बनती है उसके बराबर जो टैक्स पे करते थे, उन्हीं को हमने जागरूक नागरिक कहा है, एक्टिव सिटीजन्स कहा है, वही वोट डाल सकते थे। अब जो भी उस समय 3 दिन की दिहाड़ी होगी उसके बराबर जो टैक्स पे करते थे। दूसरा पॉइंट क्या बना है? द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन्स वर ग्रुप्ड एज अ पैसिव सिटीजन्स। बाकी जो बचे हुए हैं उनको हमने पैसिव सिटीजन्स के रूप में मानते हैं। नंबर 3, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of the assembly a person had to belong the highest bracket of taxpayer। भैया इलेक्टर के लिए क्वालिफाई करना या असेंबली के लिए मेंबर बनना इतना आसान नहीं था। वही लोग बन सकते थे जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे। नेक्स्ट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। अभी मैंने आपको शुरू में वही बात बताई, वो मैं इसमें लिख भी दूंगा, अभी लगा भी दूंगा। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन, द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, विचार रखने का, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। लास्ट क्या लिखा मैंने? इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। ये ड्यूटी होती है जो कि सबको प्रोटेक्ट करे, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे दैट
फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। थैंक यू।